नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। जनता कर्फ्यू, कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का करें पालन। लॉकडाउन वाले इलाकों में लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति समेत देश भर में जनता ने संक्रमण रोकने के लिए काम कर रहे लोगों के प्रति जताया आभार। कोरोना संक्रमण से प्रभावित 75 जिलों में आपात सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद। 31 मार्च तक देश भर में सभी यात्री रेलगाड़ियां, मेट्रो सेवाएं और अंतर्राज्यीय बस सेवाओं पर रोक। उत्तर प्रदेश के 16 जिले, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 14,000 के पार। इटली में एक दिन में 651, स्पेन में 394, अमेरिका में 100 से ज्यादा लोगों की मौत। महामारी रोकने के लिए कई देशों में सख्त पाबंदियां और लॉकडाउन। बांग्लादेश का SARS-CoV-19 आपात कोष में $15 लाख का योगदान देने का ऐलान। दोपहर 2 बजे आज शुरू होगी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही। लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक 2020 समेत कई अहम विधेयक। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा रहेगी जारी। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की आज बुलाई बैठक। छत्तीसगढ़ में सुकमा नक्सली हमले में 17 जवानों की शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा दुख। कहा, सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को नहीं भूलेगा देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दी श्रद्धांजलि। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरे देश ने कल जनता कर्फ्यू का पालन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रत्येक व्यक्ति का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये शुरुआत है और जीत के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि इसी संकल्प और संयम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि देशवासियों ने ये बता दिया है कि वे क्षमतावान हैं और अगर वो फैसला कर लें तो हम बड़ी से बड़ी चुनौती को एकजुटता से पराजित कर सकते हैं। शाम को 5 बजते ही बड़ी संख्या में लोगों ने चिकित्सा सेवा समेत अन्य आवश्यक कार्यों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के प्रति ताली, शंख, थाली और घंटी बजाकर आभार व्यक्त किया। लोगों ने अपने अपने घरों की छत, बालकनी और लॉन में इकट्ठा होकर अभिवादन किया। बच्चों के साथ ही बुजुर्ग, आम आदमी और अति विशिष्ट व्यक्ति भी घंटी, शंख और ताली बजाते नजर आए। इंडिया गेट समेत राजधानी के अन्य हिस्सों में पुलिस सायरन भी सुनाई दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक कॉल दी थी कि जनता कर्फ्यू हो, उसके तहत मुझे बड़ी खुशी है कि समाज के हर वर्ग ने अपना सहयोग देते हुए उसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया है। उसको उस इवेंट के रूप में प्रस्तुत किया है कि आज देश हर तरह से किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनकी पत्नी ने भी आभार व्यक्त किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम 5 बजे अपने निवास पर कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में अग्रिम पंक्ति में खड़े डॉक्टर्स, आवश्यक जन सेवाओं में लगे कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का करतल ध्वनि से कृतज्ञ अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस की चुनौती का समाधान निकालने में लगे सभी देशवासियों का उनकी निस्वार्थ सेवा और संकल्प के लिए कृतज्ञ अभिनंदन करता हूँ। आइए इस चुनौती का मिलकर सामना करें, सामाजिक व्यवहार में दूरी रखें और यथासंभव सावधानी बरतें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी जनता कर्फ्यू का पालन किया। इस मौके पर उन्होंने देश के सभी नागरिकों का जनता कर्फ्यू के दौरान असाधारण संकल्प और धैर्य के लिए अभिनंदन किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये जंग तभी जीती जा सकती है जब हम सभी सावधान और जागरूक रहें और अपने साथ दूसरों का भी बचाव करें। उन्होंने कहा कि हम धैर्य और विश्वास से कोरोना वायरस से जीतेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। कुछ बड़े लोग और इलिट लोग और प्रभावी जो माने जाते हैं समाज में, वो लंदन से आते हैं और बिना बताए जाकर के सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उसमें देश का इलिट क्लास चाहता है। यह आपराधिक कृत्य है ऐसे लोगों का। उनको इसकी सख्त सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस तरह की जब सेंसिटिव स्थिति हो, इस तरह की चुनौतीपूर्ण और खतरे की स्थिति हो, तो इस तरह से पूरे समाज को खतरे में डाला जाए। इसलिए हम लोगों को एक एक व्यक्ति को चौकस होना पड़ेगा। सफाई से लेकर हर जो सावधानी WHO से लेकर भारत सरकार ने बताया, राज्य सरकारों ने जो निर्देश बताए, उनका खुद अनुपालन करें, तभी हम इस चीज़ से निकल सकते हैं। और हम अगर मिलकर काम करें तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमण और बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी अपने अपने घरों के सामने तालियां बजाकर आभार व्यक्त किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जनता कर्फ्यू का पालन करने पर लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इसे एक लंबी लड़ाई की शुरुआत करार देते हुए जनता को 2 हफ्ते और जागरूक रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लोगों से जनता कर्फ्यू की अपील की थी। ये एक स्वैच्छिक अभियान था जो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चला। प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में लोगों ने कल शाम 5 बजे से 5 मिनट तक थाली, ताली, घंटी, शंख समेत विभिन्न ध्वनि यंत्रों को बजाकर आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन ने अपने घर पर ही थाली बजाकर उन सभी का आभार प्रकट किया जो कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के बीच लोगों को आवश्यक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि विभिन्न हिस्सों में रविवार को नए मामले आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 360 तक पहुंच गई है। रविवार को गुजरात, बिहार और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से मौत के एक मामले सामने आए हैं। इससे पहले कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र और पंजाब में एक मौत हुई है। देश भर में कोरोना वायरस से संदिग्ध मरीजों का टेस्ट करने के लिए 111 लैब्स ऑपरेशनल हो गई हैं। सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने की व्यवस्था की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय बाहर से आने वाले लोगों को अलग रखना है। पहले एक NIV की लैब थी, अब हम लोग ने 111 लैब कर दी हैं गवर्नमेंट की। प्राइवेट लैब के लिए भी सबके लिए स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के हिसाब से कर दिया है कि वो लोग करते हैं। उनके पास हज़ारों में कलेक्शन सेंटर्स हैं और कई लैब 60 करीब प्राइवेट लैब आई हैं हमारे पास, रजिस्टर कर दी हैं, धीरे धीरे रजिस्टर कर रही हैं। 3 तो अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी अप्रूव हो गई हैंगी। मैं नाम बता दूंगा, अभी आप लोग पूछेंगे बता सकता हूँ कहाँ कहाँ के हैं ये सब। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस समय पर वीक जैसे आप USA का देखें तो उन्होंने 26,000 टेस्ट पर वीक किए हैं। हमारे पास इस समय गवर्नमेंट सिस्टम में भी 60-70 हज़ार पर वीक करने की क्षमता है और इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और प्राइवेट से और बढ़ सकती है।
कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में वायरस से निपटने की तैयारियों और उठाए गए कदमों और स्थिति की समीक्षा की है। बैठक में पिछले कुछ दिनों के दौरान संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या पर विचार विमर्श किया गया। कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी में जुटे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी तरह इस बीमारी को बढ़ने से रोकना है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना वायरस के चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है और इसीलिए कुछ निर्णय लिए गए हैं। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। हमने जो स्टेट के साथ डिस्कस किया, जो स्टेट आदेश जारी करेंगे वो होगा कि इसेंशियल सर्विसेज के अलावा सारी सर्विसेज स्थगित की जाएं। तो वो स्टेट लेवल पर डिसीजन लिया जाएगा। और इसेंशियल सर्विसेज जैसे कि आप समझते हैं कि इसेंशियल सर्विस में फायर सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज, ग्रॉसरी शॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मिल्क, तो वो स्टेट लेवल पर स्पेसिफिक डिसीजन इशू किए जाएंगे। बट हमारा क्लियर फोकस है कि वायरस का चेन ऑफ ट्रांसमिशन को कैसे ब्रेक किया जाए, उसके लिए वी वांट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पीपल। कोरोना पर पाबंदी के लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 15 जिले, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में इस दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस दौरान दिल्ली की सभी सीमाएं सील रहेंगी, लेकिन आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने पर रोक नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी निजी कंपनियों और स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को बंद के दौरान का पारिश्रमिक देना होगा। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाज़ार, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाज़ार ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर्स सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें। पूरी दुनिया से जो हमें सीखने को मिला वो यही कि जितना आप कम से कम बाहर निकलेंगे, जितना आप कम से कम दुनिया के संपर्क में आएंगे, उतना हम अपने आप को बचा सकते हैं। कोरोना वायरस की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर समेत 16 जिलों को लॉकडाउन कर दिया है। इन जिलों की समीक्षा की जाएगी और जरूरत पड़ने पर लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा। हर धार्मिक स्थल के बाहर हम लोगों ने बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर आदि चस्पा कर दिए हैं। लोग उस सावधानी को देखें। दिहाड़ी मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए, डेली ठेला, खोमचा, रेहड़ी, रिक्शा लगाने वालों के लिए, अन्य उन लोगों के लिए जिनके पास चाहे वो मनरेगा के मजदूर हों, अंत्योदय के कार्ड धारक हों, उन सब के लिए भी राहत पैकेज की घोषणा प्रदेश सरकार पहले से कर चुकी है। प्रदेश के अंदर जो सबसे अधिक प्रभावित जनपद हैं, पहले चरण में जैसे आज जनता कर्फ्यू का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर आज सफलतापूर्वक आम जन ने सहभागिता के साथ इसको आगे बढ़ाया है, यानी ये कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा। और 15 जनपद पहले चरण में जहां पर
कोरोना वायरस से कोई पीड़ित प्रभावित है या उन्हें आइसोलेट करने के लिए कहीं रखा गया है, ऐसे 15 जिले पहले चरण में पूरी तरह लॉकडाउन करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार आगे बढ़ाने जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए पूरे बिहार में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, जो 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है। राज्य में अब तक 114 संदिग्ध लोगों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। इनमें 110 को रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कर्नाटक में संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 9 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। पूरे राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी। तेलंगाना ने भी आपातकालीन सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है और इस महीने की 31 तारीख तक सभी अंतर्राज्यीय सीमाएं भी बंद रहेंगी। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 27 मार्च तक प्रभावी रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है। इस दौरान सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बंद रहेंगी और 7 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पाबंदी रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी गैर जरूरी सेवाओं और व्यवसायों को 31 मार्च तक के लिए तत्काल प्रभाव से बंद करने की घोषणा की है। इस दौरान स्वास्थ्य, बिजली, आपात परिवहन सेवाएं, दूध, अनाज और दवाओं की आपूर्ति जारी रहेगी। कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई में हुई बैठक के बाद देश में पहली बार ट्रेनों पर पाबंदी का फैसला लिया गया है। 31 मार्च की आधी रात तक यात्री ट्रेनें नहीं चलेंगी। उन यात्रियों का किराया लौटाने के नियमों में ढील दी गई है जिन्होंने 21 मार्च से 21 जून के बीच की टिकट बुक कराई है। देश भर में उपनगरीय और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ही अंतर्राज्यीय परिवहन सेवाओं को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस को लेकर पूरे देश में कई तरह के कदम यहां पर उठाए गए हैं। 21-31 तारीख तक कई जगह लॉकडाउन की घोषणा भी की गई है और लोगों से ये अपील की गई है कि वो अपने घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविंद्र, कोरोना वायरस के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए अब पूरे देश ने जनता कर्फ्यू को सफल बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकारों के दिशा निर्देशों का पालन करने की भी आम जनता से अपील की है। कितना असर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लोगों में? जी बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे देश ने जनता कर्फ्यू की सपोर्ट में अपने अपने घरों में रहे और अनप्रेसिडेंटेड तौर पर शायद इस तरीके का पूरे मुल्क में जहां एक वक्त पे एक कॉल पे ऐसा कर्फ्यू कभी लगा हो जब लोगों ने खुल करके सपोर्ट किया हो एक कॉल को, शायद पहले कभी हमने नहीं देखा होगा। और यही तरीका है प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि अगर कोविड जो कोरोना वायरस डिजीज है उसको हराना है या उसको खत्म करना है तो एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनानी पड़ेगी और जो जहां है उसको अपने घर पे ही रहना पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने एहतियाती तौर पर जिस तरीके से हमने देखा है अलग अलग राज्य सरकारों और केंद्र सरकार ने मिलकर करीब 80 जो जिले हैं देश भर के उनमें लॉकडाउन जो है वो कर दिया गया है। लेकिन इस लॉकडाउन में समझने की जरूरत है कि किसी को कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। तमाम जो सुविधाएं एक आम आदमी को चाहिए अपने जिंदगी बसर करने के लिए वो तमाम एसेंशियल कमोडिटीज उनको मिलेंगी। जो भी चीज उनको जरूरत है, दूध, पानी, चाय, हर चीज की सप्लाई जो है वो बाधित नहीं होगी। वो तमाम चीजें मिलती तमाम जो रहेंगी। जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी और लोगों को डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी के लिए। बांग्लादेश ने रविवार को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क देशों के लिए बनाए गए कोरोना आपात कोष में $15 लाख का योगदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों में कोविड-19 के प्रसार को रोकने और उससे मुकाबला करने में मदद के लिए इस कोष का ऐलान किया था। भारत ने सबसे पहले कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए दक्षेस आपात कोष में $1 करोड़ का योगदान करने की घोषणा की। उसके बाद नेपाल और अफगानिस्तान ने 10-10 लाख डॉलर और मालदीव और भूटान ने क्रमशः 2 लाख और $1 लाख देने की घोषणा की है। फिलहाल पाकिस्तान और श्रीलंका की तरफ से अभी तक कोष में योगदान की घोषणा नहीं की गई है।
इस बीच दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 लाख के पार पहुंच गई है। यूरोप में हालत बेहद खराब है। एक दिन में स्पेन में 394 मौतें हुई हैं। वहीं इटली की बात करें तो इटली में रविवार को 651 और कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से मौत के मामले में इटली दुनिया में करीब 5500 मौतों के साथ सबसे ऊपर है। हालांकि इटली में कोरोना वायरस संक्रमण से शनिवार को हुई 793 मौतों के मुकाबले रविवार को कम लोगों की जान गई। तो वहीं कुल संक्रमितों का आंकड़ा 10.4% बढ़कर 59,138 तक पहुंच गया। इटली में इस वायरस से अब तक कुल 5,476 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका भी महामारी घोषित कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में आता दिखाई दे रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस से 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में इस बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 389 हो गई है। अब तक सबसे अधिक न्यूयॉर्क में 114 मौतें, वॉशिंगटन में 94 मौतें और कैलिफोर्निया में 28 मौतें हुई हैं। अमेरिका में कम से कम 30,000 लोग इस विषाणु से संक्रमित हुए हैं। संक्रमित होने वालों में अमेरिकन सीनेटर रैंड पॉल भी शामिल हैं। ताज़ा केस जर्मनी से सामने आया है, जहां चांसलर एंजेला मर्केल को क्वारंटीन होना पड़ा है। हालांकि मर्केल के टेस्ट अभी होने बाकी हैं और ये देखा जाना है कि वो कोविड-19 इन्फेक्शन के लिए पॉजिटिव है या नहीं। जर्मनी में अब तक कोरोना के चलते 93 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस एथलेटिक्स प्रमुख ने भी टोक्यो ओलंपिक स्थगित करने की मांग की है। फ्रांस एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष ने रविवार को कहा है कि उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कोरोना वायरस महामारी से उत्पन्न हुए हालात के बावजूद टोक्यो ओलंपिक स्थगित करने से क्यों इनकार कर रहा है। और रुक करते हैं कुछ और अहम खबरों का। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे हफ्ते की आज से शुरुआत हो रही है और सत्र के दूसरे चरण का आज 14वां दिन है। आज दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। हालांकि दोनों सदनों के एजेंडे में अहम विधायी कामकाज शामिल हैं। राज्यसभा के एजेंडे में कई अहम विधेयक शामिल हैं। गर्भ का चिकित्सकीय समापन संशोधन विधेयक 2020 और वायुयान संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। तो वहीं जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 2 विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 3 विधेयक 2020, जम्मू कश्मीर विनियोग सांख्यांक 4 विधेयक 2020 विचार और लौटाए जाने के लिए एजेंडे में है। जबकि प्राइवेट गुप्तचर अभिकरण विनियमन विधेयक 2007 और पेस्टिसाइड प्रबंधन विधेयक 2008 वापस लिए जाने के लिए सदन के एजेंडे में शामिल हैं। पेस्टिसाइड प्रबंध विधेयक 2020 आज सदन में पेश किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय के कामकाज पर आगे की चर्चा होगी और इसके अलावा ग्रामीण विकास और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा भी होनी है। वहीं लोकसभा की कार्यसूची में 4 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए शामिल हैं। इनमें वित्त विधेयक 2020, महापत्तनम प्राधिकरण विधेयक 2020, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 और बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक शामिल है। साथ ही सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें ताज़ा हालात और राज्यसभा के सत्र की अवधि को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंचानन, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे से आज शुरू होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा के एजेंडे में वित्त विधेयक शामिल है और इस बीच राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी उच्च सदन के सभी दलों के नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ऐसा है, ये बजट सत्र के जो दूसरा भाग है उसका चौथे हफ्ते की आज शुरुआत हो रही है। लेकिन जो इस समय मौजूदा स्थिति चल रही है देश में कोरोना वायरस को लेकर, ये मुद्दा भी काफी गंभीर है और इस वजह से राज्यसभा का जो और लोकसभा का जो बिजनेस है उसको 2 बजे रखा। कई सांसद पहुंच नहीं पाते वक्त पे एयरपोर्ट में जो चेकिंग वगैरह की वजह से। अब जो बिजनेस की बात करें तो आपने देखिए लोकसभा में बजट का अधिकतर कामकाज निपट चुका है और फाइनेंस बिल जो आखिरी में बजट पास जिससे होता है उसको लोकसभा में आज लिस्ट किया गया है। उसके अलावा
3 बिल और हैं, उनकी में मेजर पोर्ट हो गया कंपनीज और बैंकिंग रेगुलेशन बिल। और इसी तरह राज्यसभा में भी जो कामकाज है उसको लिस्ट किया गया है, उसमें लोग विधि और न्याय संबंधी जो मंत्रालय है उसकी अनुदान मांगों पर चर्चा है, लेकिन ये सारा कामकाज लगा हुआ है। उसी बीच में राज्यसभा के सभापति ने एक बैठक बुलाई है फ्लोर लीडर्स की। माना जा रहा है कि काफी अहम बैठक हो सकती है, कुछ इसमें निर्णय भी लिए जा सकते हैं, तो उसका इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल 2 बजे है कार्रवाई कि शुरू होगी और बिल्कुल इस बैठक बजट में क्या पर कुछ चर्चा होगी। अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले में जवानों की मौत पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर नक्सली हमले की निंदा की और जवानों की शहादत पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता को देश कभी नहीं भूलेगा। प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवानों की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में पूरा भारत जवानों के परिवारों के साथ है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई जारी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में 17 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने पर शोक प्रकट किया। शनिवार को घात लगाकर किए गए इस हमले में कम से कम 17 जवान शहीद हो गए, जबकि 14 अन्य घायल हो गए। स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राम मनोहर लोहिया को श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रख्यात राष्ट्रवादी समाजवादी विचारक, लेखक, स्वाधीनता आंदोलन के प्रसिद्ध नेता राम मनोहर लोहिया की जन्म जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि उन्होंने आजीवन दुर्बल वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जाति प्रथा और उपनिवेशवाद का विरोध कर सामाजिक और आर्थिक दर्शन में समानता के संस्कार को स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रखर समाजवादी चिंतक और लोकप्रिय राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को उनकी जयंती पर नमन किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि सामाजिक सशक्तिकरण और सेवा भाव से जुड़े उनके विचार देशवासियों को सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। इन तीनों ने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया था। बम फेंकने का मुकदमा चला। आज ही के दिन 1931 में इन तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अमर शहीदों को नमन करते हुए ट्वीट किया है कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की अमर शहादत का आज का दिन भारतीय इतिहास की वो महत्वपूर्ण तिथि है जो जनमानस में संकल्प और प्रेरणा की तिथि के रूप में सदैव स्थापित रहेगी। अमर बलिदानों की पुण्य स्मृति को सादर नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि शहीद दिवस पर मां भारती के महान सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और जगत गुरु को कोटि कोटि नमन। देश के लिए उनका बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदा याद रखेगा। जय हिंद।